मित्रों नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जो दरिंदगी हुई है और दरिंदगी के साथ उसकी हत्या हुई है। इससे पूरे देश में रोष पैदा है और ये बिल्कुल वैसे ही कांड हुआ है जैसे पहले निर्भया के साथ हुआ था दिल्ली में। तो ये तो बहुत दुखद है, देश के लिए भी, उस समाज के लिए, उस लड़की के लिए तो है ही। वो तो लड़कियां दुनिया में नहीं है। लेकिन ये कांड ऐसे होते क्यों हैं? ये लोग कहाँ से आते हैं करने वाले? कौन लोग हैं ये? क्या होना चाहिए? आज लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लोग एकजुट हो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तरह तरह के तरीके से। आज पूरे देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इमरजेंसी सर्विसेज चला रहे हैं वो, लेकिन वो हड़ताल पर हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है? इसके पीछे क्या कारण है? एक छोटी देर का जो छोटी सी समय के लिए, एक सुखद अनुभूति के लिए लोग इतने बड़े बड़े जघन्य अपराध कैसे कर डालते हैं? मेरी तो समझ में नहीं आता ये करने वाले कौन हैं। लेकिन जो मेरी समझ में आता है ये कि इसके सब के लिए दोषी हमारा समाज और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था दोषी है, न्यायपालिका भी दोषी है थोड़ा सा। न्यायपालिका इसलिए दोषी है कि अभी देखिए, राम रहीम को 20 साल एक केस में, 20 साल दूसरे केस में, जिसमें बलात्कार, हत्या, पत्रकार की हत्या, 400 लोगों को नपुंसक बनाने का मामला, ये सब एक ऐसे एक माननीय जज महोदय थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, और उन्होंने बहुत अभूतपूर्व ऐतिहासिक फैसला किया कि ये जब तक इनके ऊपर ये जो सारे केसेस थे उस पे उन्होंने आजीवन कारावास किया। वो कब तक का किया? जब तक ये जेल में मर न जाएं। यानी 20 साल की एक सज़ा अलग चलेगी, 20 साल की दूसरी सज़ा अलग चलेगी। लेकिन हमारी सत्ता व्यवस्था में बैठे हुए लोग, सत्ता पाने के लिए उनको चाहिए वोट, और आज राम रहीम जैसे लोगों के पास वोट बहुत सारे हैं। उनके डेरे में, उनके साथ जुड़े हुए लोगों के, तो उनको हर महीने, हर 2 महीने में, अभी कल उनको फिर उनको पेरोल मिली है जिसमें वो बाहर आ गए। वो अपने उस आश्रम में नहीं गए और यूपी के किसी आश्रम में हैं, वो 21 दिन रहेंगे। आज मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि आसाराम भी बीमार चल रहे हैं, तो उनको भी कहीं बाहर जेल से निकाल करके उनका दवा इलाज कराया जाएगा। ये जो लोग हैं और इनके साथ जो व्यवहार होता है समाज का, सरकार का या न्यायपालिका का, इससे लोगों के दिमाग में ये बात आने लगती है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। क्या होगा? थोड़े दिन की जेल हो जाएगी, बाद में जमानत मिल जाएगी और फिर छूट के बाहर आ जाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आजीवन कारावास हुआ है और आज वो बाहर अपने व्यापार कर रहे हैं, समाज में रह रहे हैं। बहुत उन्होंने जघन्य अपराध करे, मर्डरर हैं, बलात्कारी हैं, ऐसे लोग बाहर हैं। तो भाई कुछ तो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी जो घटनाएं आती हैं, ये घटनाएं समाज के लिए अच्छी नहीं है और उसके लिए तो कतई अच्छी नहीं है जिसके साथ ये घटना घटी है। अब बताइए, उसके साथ दरिंदगी हुई, जो ट्रेनी डॉक्टर कलकत्ता की थी, और उसके साथ में उसकी हत्या भी हो गई। अब वो तो मर के चली गई, लेकिन समाज के लिए बहुत सारे प्रश्न छोड़ गई, समाज के लोगों के लिए छोड़ गई। आज ये डॉक्टर जो हम आप सब लोगों की जीवन रक्षा करते हैं,
और उसके लिए काम करते हैं, आज उनके साथ अगर ऐसा होगा तो ये तो समाज के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है, अच्छा सिद्धांत भी नहीं है। तो भाई आप सब लोगों से तो और सरकार से, न्यायपालिका से और इस व्यवस्था से तो मेरा तो इतना ही कहना है कि अगर ऐसे लोग दोषी साबित हो चुके हैं तो इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी रहम न किया जाए, चाहे वो अपने निजी स्वार्थ का मामला क्यों ना हो, ताकि ये कठोर से कठोर संदेश समाज में जाए और ऐसी घटनाएं होने से बचे। अभी पीछे मुझे याद आ रहा था, साउथ में ऐसा हुआ था, कई लड़कों ने फिर वो किसी पुल के नीचे इनकाउंटर में मारे गए थे। ठीक है, ऐसी अनेक घटनाएं होती। निर्भया वाला कांड आप दिल्ली को खूब याद होगा, खूब कोर्ट में चला, खूब प्रोटेस्ट हुआ, वो सब कुछ हुआ, क्या नहीं उन लोगों ने किया था उसमें। और वो जो भी है उसको याद करके जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसा भी लोग कर सकते हैं? इतने दरिंदे हो सकते हैं? ये दरिंदगी तो समाज के लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे लोगों का तो कहीं भी समाज में कहीं भी बैठना उठना नहीं होना चाहिए। मुझे घटना याद आ गई। मैं एक तथाकथित पत्रकार को जानता था, उसने समाज में ऐसे कुछ चोरी के काम करे जिसमें वो जेल चला गया, और बहुत दिन बाद वो जब लौट के आया तो मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ चला गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हमको मिला, उसने मुझे प्रणाम किया और मैंने उससे कहा कि भाई कहाँ थे इतने दिन, कहाँ चले गए? उसने कहा साहब हम भैया तो जेल चले गए थे। काहे जेल चले गए थे? कहा कि एक ऐसी घटना घटी थी, उसने बिजली के खंभे चोरी कराए थे उसने, तो बोले उसमें मैं जेल चला गया था। तो हमने ऐसा क्यों किया? बोले नहीं करते तो ये कार कैसे होती है, बाइक कैसे होती है, घर कैसे होता है, ये तो इसके लिए तो करना ही था। तो हमने कहा ठीक है, तुमने जो किया तुम्हारा केस जो है न्यायालय में है, न्यायालय तुम्हें सज़ा देगी जो भी देना होगा, लेकिन आज के बाद कहीं भी हम तुम्हें मिल जाएं तो तुम कभी मुझे ना तो प्रणाम करना, ना मुझसे बात करने की कोशिश करना, और ना मैं तुम्हारी तरफ नज़र उठा के देखूंगा। और आज कम से कम 10 वर्ष हो गए होंगे, 15 वर्ष, 10-12 वर्ष तो हो ही गए होंगे। वो कभी सामने आ भी जाता है तो वो अपना दाएं बाएं होकर निकल जाता है, और मैं तो उसकी तरफ देखता नहीं, बस खाली इतनी नज़र कभी कभी पड़ जाती है कि हाँ ये वही व्यक्ति है। बल्कि एक दो बार दूसरे लोगों ने मुझे बताया कि ये फला व्यक्ति है। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ चूँकि मामला न्यायालय में है, पता नहीं कल उसके साथ क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार होना चाहिए। और ये इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं ये बहुत शर्मसार करने वाली हैं, और समाज को बिल्कुल, अब क्या कहें, बड़ी बुरी स्थिति वाली बात है। और कल वो भी व्यक्ति जिसने ऐसा किया होगा या जो लोग उसमें सम्मिलित होंगे वो भी समाज में रहते होंगे, समाज के लोगों के साथ उनका उठना बैठना होगा, उनका बोलचाल होगा, और कैसे इतनी घटनाएं होती हैं ऐसी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें शासन, प्रशासन और न्यायपालिका और साथ में समाज, इन सब को अपने आप में ये विचार रखना चाहिए कि समाज के ऐसे खराब, ऐसे गंदे लोगों से के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ कैसा करना चाहिए। साथ में अब आप देख लीजिए, राम रहीम जैसे अभी जेल से आए और वो 21 दिन रहेंगे, पीछे भी आए थे पेरोल में, तो उन्होंने तमाम वीडियो एल्बम बनाए थे और सब कुछ किया था, सब बातें, और खूब उनके साथ में 25-25, 20-20, 25-25, 30-30 गाड़ियों का काफिला चलता है, पुलिस का पीछे से स्कॉट चलता है। ये क्या कहता है? ऐसे ही लोगों से लोगों का मनोबल बढ़ता है, और लोग ऐसी घटनाएं इसलिए भी शायद कर बैठते होंगे, शायद शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए भी कर बैठते होंगे कि शायद हम लाइमलाइट में आ जाएं और कल मुझे कहीं न कहीं राजनीतिक सहारा मिल जाए, और कल हो सकता है कि केस कोर्ट में चलता रहे और वो नेता बन जाए। ऐसा भी होता है, क्योंकि अभी देखा जाए कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर तरह तरह के ऐसे केसेस लगे हैं, बलात्कार के केस लगे, मर्डर के केस लगे,
हड़प के केस लगे, लेकिन आज वो लोग जो है सत्ता में रहे। अभी एक पास का ही एक मामला है उन्नाव का, ठीक है, तो वो विधायक जी ने ऐसा किया था, कितने दिन वो सत्ता में बने रहे, कितने दिन विधायक बने रहे हैं कुलदीप सेंगर और उनके परिवार के लोग, और बहुत समय बाद उनको जो है सजाएं हुई और आज वो जेल में हैं, उनके 2 भाई। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि समाज के लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसे लोगों का पता लगता है कि इस तरीके के लोग हैं या वो घटना कर चुके हैं या कुछ ऐसा है, तो फिर प्रशासन और न्यायपालिका उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनको कभी बेल न दे। ऐसे लोगों को तो सिर्फ जेल से बाहर आना ही नहीं चाहिए। ये राम रहीम जैसे लोग कैसे बाहर आ रहे हैं, आसाराम जैसे लोग बाहर कैसे आते हैं, और भी लोग ऐसे जेल में बंद हैं, वो लोग बाहर कैसे आते हैं, क्यों उनको जमानत दे दी जाती है? अब कहते हैं साहब ये तो कानून में है, कानून की प्रक्रिया में है। अरे भाई ये तो रेयर एंड रेयरेस्ट मामले में आते हैं जिसमें कानून ही पीछे छूट जाता है। तो भाई इस पे तो विचार करने की आवश्यकता है। अब आगे आते हैं यातायात जागरण मिशन की तरफ। अभी भी लोग सुधर नहीं रहे हैं, अभी भी नहीं सुधर रहे, और न सुधरने का कारण है कि माँ बाप को बच्चे प्यारे हैं, स्कूल को स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, और व्यवस्था में जो लोग हैं ज़्यादा पकड़े जाएंगे तो उनका चालान हो जाएगा। चालान से ज़्यादा कुछ करने की क्षमता प्रशासन के पास है नहीं। अब क्या किया जाए? तो अपनी इसी तरीके से मनमानी वो करते रहेंगे, व्यवस्थाएं यूँ ही चलती रहेंगी, और जिससे ये जो दुर्व्यवस्थाएं हैं वो कायम बनी रहेंगी। इसमें कोई सुधार होने की संभावना नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी हम अपनी जो अलख है वो जगाते रहेंगे, और ये सोच करके कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ न कुछ तो सुधार होगा ही। तो भाई इसमें अब हम ये देख रहे हैं, बहुत सारी, मैंने पिछले वीडियो में भी एक बस को दिखाया था। आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था 1085 बसों के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करे गए। 1085 बहुत होते हैं जिनको किए गए। ये क्या थे? ये सारी बसें अनफिट थी, अनफिट चल रही थी। उसमें ज़्यादातर जो है बसें स्कूल में थी। कानपुर नगर में 710 बसें हैं, जिसमें 44 अनफिट, 8 फिट और पंजीयन निलंबित की 33 बसें चल रही थी। तो इसको क्या कहेंगे? अभी न तो नाबालिग स्कूटर चलाने से रुक रहे हैं और न उनको रोका जा रहा है। पीछे 3-4 दिन मुहिम चली, प्रशासन की भी चली, न्यूज़पेपरों की भी चली। अब वो मुहिम ठंडी हो गई है। अखबारों ने भी छापना ख़त्म कर दिया, लगभग थोड़ा एक आध छोटा सा पैरा छाप रहे हैं, और वो भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और यही स्थिति प्रशासन की भी है, जो ट्रैफिक प्रशासन की, ट्रैफिक पुलिस की। उसके बाद भी समय नहीं है इतना, बहुत सारे काम उनके पास रहते हैं, उनके पास भी समय नहीं है कि ऐसे लोगों को वो टारगेट करें, और अगर करेंगे तो सिर्फ चालान करेंगे। चालान के आगे उनके पास करने का कोई पावर शायद नहीं होगा। और ऐसे बच्चों को अगर स्कूटर उनका थाने में खड़ा करा लिया जाए, बच्चों को थाने में बैठा लिया जाए, ठीक बच्चे हैं, सम्मान से उनको बैठाया जाए, चूँकि उनके ऊपर कोई दिमाग में कोई ऐसा प्रभाव ना पड़े। लेकिन ये ज़रूर है कि जब माँ बाप आएंगे और दबाव पड़ेगा तो शायद कल से माँ बाप स्कूटर देना या मोटरसाइकिल देना बंद कर दें। तो ये है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें, लेकिन व्यवस्था के साथ कदम ताल मिलाते हुए व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करते रहें। इसी के साथ नमस्कार।